Good morning class. Today we are going to discuss the chapter 2 that is resources of India. आज हम ज्योग्राफी का ही चैप्टर 2 पढ़ेंगे. चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट करवा दिया था. और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि फ्राइडे को हमारा सोशल का डे होता है. तो आप लोगों का जितना मैंने चैप्टर कंप्लीट करवाए हैं आप लोग पूरा पोस्ट करें ताकि मैं रिकॉर्ड कर सकूं आप लोगों के. ओके, नाउ स्टार्ट. रिसोर्सेज ऑफ इंडिया. हमने फर्स्ट चैप्टर में भी रिसोर्सेज पढ़ा था. उसमें हमने क्या पढ़ा था? सॉइल के बारे में पढ़ा था, वाटर के बारे में पढ़ा था, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा था. आज हम रिसोर्सेज ऑफ इंडिया का पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसमें हम एग्रीकल्चर, क्रॉप, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. ओके, नाउ स्टार्ट. Presently, the term agriculture is used in a broad sense. It is not only included cultivation but also forest, fisheries, animal rearing and dairy in it. एग्रीकल्चर को बहुत ही ब्रॉड टर्म्स में यूज करते हैं. ये ना केवल फॉरेस्ट, फिशरीज़ और एनिमल रियरिंग के लिए काम आता है. इंडिया को एग्रीकल्चर कंट्री कहा जाता है. इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री. Geographical diversity in India, favorable climate condition for the production of different types of crops. क्या होता है, इंडिया की जो क्लाइमेटिकल कंडीशन है वो फेवरेबल है जिससे हमारे प्रोडक्शन, क्रॉप्स के जो प्रोडक्शन होते हैं वो अच्छा ग्रो होता है और हम अच्छी तरीके से एग्रीकल्चर कर सकते हैं. ओनली 11% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज़ कल्टिवेटेबल. बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 11% है टोटल वर्ल्ड में. 11% है जो कि कल्टिवेटेड है. 51% आर अंडर कल्टिवेशन और 51% ऐसा है जो कि अंडर कल्टिवेशन है. ओनली वन क्रॉप इज़ ग्रोन इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वाइल इन इंडिया 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन. जैसे अगर बात करें अदर कंट्रीज़ की तो वहाँ पे सिर्फ ओनली वन क्रॉप ग्रोन होता है. बट इंडिया में क्या होता है कि 2 और 3 क्रॉप्स ग्रोन होते हैं. 2 or 3 crops are grown in some areas. Total area which could be irrigated in India is equal to the total cultivation of China. अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी टोटल एरिया है इंडिया का जो भी इरीगेटेड है वो इक्वल है टोटल कल्टिवेबल एरिया ऑफ चाइना के बराबर है. 58.2% लेबर जो इंडिया के डिपेंड है एग्रीकल्चर पे. सबसे ज़्यादा, जैसे हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड है एग्रीकल्चर पे. और इसलिए वहाँ के जो लेबर हैं पूरी तरीके से उनका जो खान पीन, लाइवलीहुड जो भी है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है. अगर ये खेती बाड़ी वगैरह ही करते हैं और इनसे ही वो अपनी जीवन जीते हैं. 66% ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड. जो 66% एग्रीकल्चर लैंड है वो ग्रो करती है फूड एंड 34% कमर्शियल क्रॉप. अब जैसे यहाँ पे 2 तरह के गुड्स होते हैं. एक हमारा होता है कमर्शियल क्रॉप और एक होता है फूड क्रॉप. तो ये हमारे 2 टाइप के क्रॉप होते हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे. एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट 56.1% इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन अगर हम नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में देखें तो 56.1% है. ये जो परसेंटेज हैं ये हमारे फिलअप में आ जाते हैं बोर्ड में या इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आ जाते हैं. तो इसको थोड़ा ध्यान दो कि हमारा एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीएनपी पे कितना है. जीएनपी मींस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे 56.1% है. इंडिया का 51% अंडर कल्टीवेशन है एंड सो ऑन. बहुत सारे परसेंटेज हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ेगा. जो 58.2% लेबर है जो वो की डिपेंड है एग्रीकल्चर पे, ये सब. अब हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी. एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी पे. एग्रीकल्चर इज़ आवर प्राइमरी ऑक्यूपेशन. एग्रीकल्चर क्या है? एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन है. प्राइमरी मतलब पहला ऑक्यूपेशन है. इट इंक्लूड बोथ, इसमें कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप भी आता है और एनिमल रियरिंग भी आता है. कंट्रीब्यूशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर कैन बी सीन इन इकोनॉमिक एज फॉलो. अब आना कैसे फॉलो करा. फर्स्ट पॉइंट में बोला है कि 17% पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड नरिश ऑन इंडियन एग्रीकल्चर. मतलब 17% पॉपुलेशन डिपेंड है पूरी इंडिया एग्रीकल्चर पे.
और 2/3 पॉपुलेशन डिपेंड है एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। मतलब 17%, और अगर बात करें टोटल में से तो 2/3 पॉपुलेशन ऐसी है जो कि डिपेंड है इन एग्रीकल्चर पे और फॉर देयर लाइवलीहुड, अपने रहने के लिए उनको एग्रीकल्चर पे ही पूरा डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे काम करते हैं। 2/3 लेबर जो हैं पावर ऑफ द कंट्री इंगेज इन इंडियन एग्रीकल्चर, मैनी पीपल गेट देयर एम्प्लॉयमेंट इनडायरेक्टली ऑल्सो। मतलब एग्रीकल्चर से कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। इनडायरेक्टली जैसे ज़रूरी नहीं है एग्रीकल्चर में सिर्फ एक खेती बाड़ी करे, उसके पीछे की प्रोसेस, उसके आगे की प्रोसेस, बहुत सारे लोग चाहिए रहते हैं हमें एग्रीकल्चर में वर्क करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि एक ही वर्क करें, खेती बाड़ी करें, उससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिलेटेड होती हैं, उसमें भी हमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है। आइदर दे आर इंगेज इन हैंडीक्राफ्ट्स और इन स्मॉल इंडस्ट्री, कुछ इंगेज हैं हैंडीक्राफ्ट में, हाथों से बनाई हुई चीज़ों में, कुछ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ पे बेस्ड हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनेगा तभी वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में चलेगा। एंड एग्रीकल्चर कैन गिव एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर, एग्रीकल्चर ने बहुत लोगों को एम्प्लॉयड करा है। एग्रीकल्चर गिव रॉ क्लॉथिंग, क्लॉथ इज़ मेड फॉर कॉटन, जूट, सिल्क, वूल एंड वुड पल्प। क्या एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, वूल हो गया, वुड पल्प हो गया, ये सब, और लेदर इंडस्ट्री भी बेस्ड होती है एग्रीकल्चर पे। इट इज़ बेसिस ऑफ ऑल इंडस्ट्री यूजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये सारी बेस्ड हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे। कॉटन इंडस्ट्री, जूट, ये सब सारी बेस्ड हैं। अब यहाँ सेकंड देखिए, इंडस्ट्री एडिबल ऑयल, इंडस्ट्री शुगर एंड टोबैको, ऑल द इंडस्ट्री आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ये जितनी भी छोटी से छोटी बड़ी इंडस्ट्री, ये सारी एग्रीकल्चर पे बेस्ड हैं। कंट्रीब्यूशन अबाउट 34% टू द इनकम फ्रॉम द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। क्या हो रहा है कि 34% जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे हो रहा है। इंडिया की जो एग्रीकल्चर है, इंडिया की जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट गिव कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन फ्रॉम फूड प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर से क्या बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, फूड। हैज़ सेड अबाउट द प्रोडक्शन, life depend on agriculture, where agriculture is not beneficial, life itself would not beneficial, life totally life depend हो गई है agriculture पे, जहाँ agriculture is not beneficial, life itself would not beneficial। अगर agriculture सही नहीं होगा तो हमारी life भी सही नहीं होगी। Indian agriculture is the backbone of our country's economy. Its success or failure directly affect the food problem। Indian की agriculture जो है वो backbone है country के लिए। इसका जो फेलियर मतलब अगर ये बाय चांस सक्सेस भी हो रही है तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा और नेशनल जीएनपी भी इंक्रीज़ होगा। और अगर ये फेल होता है तो हमारा जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम भी कम होगी। ये टोटली डिपेंड है हमारी इंडियन की इकनॉमी पे। Therefore it is said that importance of soul in human body is same as the importance of agriculture। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में उसका आत्मा जितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उतनी ही ज़्यादा हमारी एक इंडियन इकनॉमी के लिए उसकी एग्रीकल्चर, इंडियन इकनॉमी के लिए उसका सोल, उसकी जो आत्मा है वो एग्रीकल्चर है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंस क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ इंडिया के इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं और कुछ इंडिया के इम्पॉर्टेंट क्रॉप हैं। अब वो डिस्ट्रीब्यूट हैं। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू द सीज़न एंड अकॉर्डिंग टू द स्टडी। अकॉर्डिंग टू द सीज़न में खारिफ, रबी, ज़ैद क्रॉप होता है एंड अकॉर्डिंग टू द स्टडी में फूड क्रॉप एंड कैश एंड कमर्शियल क्रॉप, जो कि हमने अभी पढ़ा भी था फूड क्रॉप और कमर्शियल क्रॉप के बारे में कि दो टाइप के क्रॉप्स होते हैं। अब सीज़न के अकॉर्डिंग खारिफ क्रॉप फर्स्ट क्रॉप है, खारिफ क्रॉप। मोस्ट IMP क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, मोस्ट IMP बहुत ही अच्छे से समझना है आप लोगों को, ये हमेशा आता है। खारिफ क्रॉप क्या होता है? द क्रॉप विच आर शोन इन द बिगनिंग ऑफ रेनी सीजन। जो भी क्रॉप होता है वो खारिफ क्रॉप सोन होता है जून और जुलाई में। रेडी टू रीप बाय द एंड ऑफ स्प्रिंग, जब रेडी तैयार होने लगता है स्प्रिंग सीजन में। आफ्टर दशहरा, अक्टूबर से नवंबर तक ये पूरा तैयार हो जाता है। इसको खारिफ क्रॉप बोलते हैं। जैसे राइस हो गया,
ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मेज़ हो गया, सोयाबीन हो गया, शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया। ये सारे जो एग्जाम्पल हैं हमारे खारिफ क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। अब रैबी क्रॉप क्या होता है? द क्रॉप, अब रैबी क्रॉप कब सोन होता है? अक्टूबर से नवंबर में, दशहरा के बाद। जैसे ही खारिफ क्रॉप की ग्रोन मतलब रेडी हो जाता है, वैसे ही रैबी क्रॉप आ जाता है। जैसे खारिफ और रैबी, खारिफ क्या था, अक्टूबर और नवंबर में पूरा रेडी हो गया था, उसके बाद क्या आया, रैबी आया। दशहरे के बाद वो स्टार्ट होना लगा, रीप होने लगा, और मार्च अप्रैल में ये इसका पूरा रेडी हो जाता है। वीट, ग्राम, बर्ले, मस्टर्ड, टबैको, ये सब रैबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। अब जैद क्रॉप होता है, द क्रॉप ग्रोन्स इन समर स्पेशली वेजिटेबल एंड ग्रीन फूडर आर कॉल्ड जैद क्रॉप। ये कब, इसमें क्या होता है, जो भी जितने भी ग्रीन्स वेजिटेबल्स होते हैं और ये सारे वेजिटेबल्स इसके अंदर ग्रोन होते हैं, ग्रीन फूडर एंड वेजिटेबल्स। फूड क्रॉप क्या होता है? अब ये हम अकॉर्डिंग टू द स्टडी का फूड क्रॉप पढ़ रहे हैं। फूड क्रॉप होता है, बाय फूड क्रॉप वी मीन द क्रॉप विच आर द मेन कंपोनेंट ऑफ फूड। फूड क्रॉप होता है जैसे राइस, वीट, बाजरा, मेज़, ग्राम, टूर और अदर पल्सेस जो भी होती हैं वो सारी फूड क्रॉप के अंदर आ जाती हैं। एंड कैश एंड कमर्शियल क्रॉप क्या होता है? कैश एंड कमर्शियल क्रॉप मीन द क्रॉप विच आर नॉट यूज एज फूड डायरेक्टली। ऐसे क्रॉप जो कि हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते बट उनको बेचने पे पैसे कमा सकते हैं, जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, टी हो गई, कॉफ़ी हो गई। ये डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इसको कंज्यूम करने के लिए हमें बनाना पड़ता है। ऑयल सीड हो गए, शुगर कैन हो गया, टबैको हो गया, रबर हो गया, ये डायरेक्टली यूज़ करने वाले प्रोडक्ट नहीं होते हैं। जो डायरेक्टली यूज़ करने वाले प्रोडक्ट होते हैं वो फूड क्रॉप होते हैं। जो इनडायरेक्टली होते हैं, जिनको सोल्ड करने पे इनकम या कैश होता है, अर्न होता है, वो होते हैं हमारे कैश एंड कमर्शियल क्रॉप। अब the table given below shown the position of India in the world production of the same crops। इंडिया में जो पोजीशन है क्रॉप्स की, जैसे कि वीट की पोजीशन है सेकंड उत्तर प्रदेश में, राइस की हमारी सेकंड है वेस्ट बंगाल में, ज्वार फर्स्ट पोजीशन पे महाराष्ट्र में, मेज़ 6 पोजीशन पे उत्तर प्रदेश में। ये पोजीशन बताई गई है और उसकी क्रॉप नेम, जैसे जूट की फर्स्ट पोजीशन है वेस्ट बंगाल में, शुगर कैन की सेकंड पोजीशन है उत्तर प्रदेश में, टी की सेकंड पोजीशन है आसाम में, सोयाबीन 5th पोजीशन पे मध्य प्रदेश में। मतलब ये सारी क्रॉप के कारण हम ना ही केवल पैसा कमाते हैं बल्कि हम यहाँ इससे हमारी जो क्रॉप की हम इससे ज़्यादा पॉपुलर भी हैं इस क्रॉप से। वीट के बारे में लिखा है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल यहाँ पाए जाते हैं। राइस कहाँ पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु यहाँ पाए जाते हैं। बाजरा राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना, इन सब जगह पाए जाते हैं एक्सेट्रा। बर्ले उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार एंड पंजाब इधर पाए जाते हैं। ऑयल सीड, मतलब आप लोग ये पढ़ लेना ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ओके, ये ऑयल सीड कहाँ पाई जाती हैं, ये सब नेम्स लिखे हुए हैं, एक बार अच्छे से रीड कर लेना। ये तो हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यहाँ पर भी पूरा लिखा है कि कॉटन कहाँ पाया जाता है, गुजरात, महाराष्ट्र, ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा यहाँ पाए जाते हैं। जूट भी वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, मतलब आप लोगों की क्रॉप लिखा हुआ है, क्रॉप नेम्स लिखे हैं और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो जगह लिखी हुई है यहाँ पर। अब यहाँ पर नॉलेज एंड टाइप ऑफ मेथड ऑफ फार्मिंग, इसमें कुछ नहीं लिखा है, इसमें यही लिखा है कि जो एग्रीकल्चर हैं उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप के थ्रू हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। पहले के जो तरीके थे वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गए थे और उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, तो लोगों ने नए नए तरीके बनाए। कुछ जैसे बारिश की कमी के कारण, बारिश की प्रॉब्लम की वजह से बहुत क्रॉप जो थे वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे, तो उसके एक नई नई टेक्निक निकाली ताकि हमारा क्रॉप की ग्रोन हो सके। पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स, इन सब का डेवलप करा ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है वो ना रुके
एग्रीकल्चर प्रॉपर तरीके से रन कर पाए। तो ये सब तो इसमें ये लिखा है, हम इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जैसे यहाँ पे लिखा है जनरल फार्मिंग, व्हेन एग्रीकल्चर फार्म इज ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट इट्स लैंड इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉप। एग्रीकल्चर को ऑर्गेनाइज या फार्म इस तरीके से करो कि वो अच्छे से लैंड उसके जो यूज़ हो, प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो, और वो डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सके। एग्रीकल्चर बेस्ड ऑक्यूपेशन एंड ईच वन बिकम द सोर्सेज ऑफ इनकम। एग्रीकल्चर क्या है? एक तरह का ऑक्यूपेशन है, हम जिससे पैसा अर्न करते हैं, वो हमारा सोर्स ऑफ इनकम बन गया था। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड जनरल और नॉर्मल फार्मिंग। जनरली द फार्मर अडॉप्ट दिस टाइप ऑफ फार्मिंग टू सेटिस्फाई हिज डोमेस्टिक नीड। जनरल फार्मिंग में क्या होता है, वो जनरल फार्मिंग में अगर सिंपल वे में बोला जाए कि लैंड यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए और अलग अलग तरह के क्रॉप्स को ग्रोन करते हैं। जनरल फार्मिंग में ऐसा होता है। और जनरली ये फार्मर अडॉप्ट क्यों करते हैं? वो अपनी डोमेस्टिक नीड्स, मतलब अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये वाली फार्मिंग को यूज़ करते हैं, ताकि उनकी लाइवलीहुड स्मूथली चल सके। अब स्पेसिफिक फार्मिंग अडॉप्ट क्यों की जाती है, ये पढ़ेंगे हम। ये दिस टाइप ऑफ फार्मिंग को स्पेसिफिक फार्मिंग कहा जाता है। अब स्पेसिफिक फार्मिंग क्यों यूज़ की जाती है? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, सबसे पहले इसको स्पेसिफिक फार्मिंग कहा जाता है, इन विच अ फार्मर ऑब्टेन 50% ऑफ टोटल इनकम और मोर फ्रॉम ओनली वन क्रॉप। अब इसमें क्या होता है, फार्मर जो है ना, एक ही क्रॉप पे 50% अपनी इनकम लगा देता है। जैसे कि एग्जाम्पल, if a farmer obtain 50% or more than 50% income of the total income from soybean, only we will call it soybean farm। अगर फार्मर 50 या 50 से ज़्यादा % सोयाबीन पे इनकम पे कमाता है तो हम उसको बोलेंगे we call it सोयाबीन फार्म। दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक, मतलब कुल मिला के जनरल फार्मिंग में क्या होता है, वो 2-3 क्रॉप्स पे पैसा लगाता है और उस पर फार्मिंग करता है और अपनी डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करता है। बट स्पेसिफिक फार्मिंग में क्या करता है, वो एक ही को फोकस करता है, उसी को क्रॉप को बढ़ोतरी देता है और उससे ही वो 50 से ज़्यादा % वो अपनी इनकम कमाता है। द फार्मिंग शुड नॉट बी अफेक्टेड मच बाय द अनफेवरेबल कंडीशन। इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ द वेदर का। तो ये हो जाएगा हमारा स्पेसिफिक फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग में क्या पढ़ेंगे हम? फार्मिंग इन द एरिया वेयर द एनुअल रेनफॉल इज़ लेस देन 50 सेंटीमीटर इज कॉल्ड ड्राई फार्मिंग। जहाँ जिस एरिया में 50 से भी कम सेंटीमीटर रेनफॉल होता है उसको ड्राई फार्मिंग कहते हैं। इस सिस्टम ऑफ ड्राई फार्मिंग में क्या क्रॉप ग्रोन होते हैं। रेन वाटर इज़ प्रिजर्व फॉर लॉन्ग टाइम। रेन वाटर जो है वो हम ज़्यादा टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। फेलियर ऑफ क्रॉप इज़ कॉमन फीचर ऑफ ड्राई फार्मिंग। कुछ क्रॉप्स जो फेल हो जाते हैं वो ड्राई फार्मिंग की वजह से होते हैं। द रीज़न क्या होता है, इन रेनफॉल सही तरीके से हो नहीं पाती है, इनसफिशिएंट एंड अनयूजुअल रेन होती है। लेट अराइवल एंड अर्ली रिट्रीव ऑफ मानसून, या तो जल्दी आ जाता है मानसून या तो बहुत लेट आता है। जैसे कि अभी बहुत लेट मानसून आया है, या तो बहुत ही जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी बारिश स्टार्ट हो जाती है, या तो बहुत टाइम तक बारिश नहीं पड़ती है, उस वजह से भी क्रॉप में प्रॉब्लम, ड्राई फार्मिंग हो जाता है। सॉइल की जो कैपेसिटी होती है होल्ड करने की वो कम हो जाती है और फर्टिलिटी, लैंड की जो फर्टिलिटी है वो भी लो हो जाती है, मतलब वो उपजाऊ नहीं बचती, लो फर्टिलिटी हो जाती है। अब ये हमारा मिक्स फार्मिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको आएगा, या तो इंडिविजुअल भी आ सकता है कि ड्राई फार्मिंग क्या होती है, स्पेसिफिक फार्मिंग क्या होती है, या तो आपका लॉन्ग में आ सकता है कि टाइप एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो अच्छे से पढ़ लो। हमने जनरल फार्मिंग में पढ़ा था कि वो कितने दो या दो से अधिक क्रॉप्स को ग्रोन करके उससे पैसा कमाता है। स्पेसिफिक फार्मिंग में हमने ये पढ़ा कि वो अब फार्मर 50% से ज़्यादा अपना एक ही
क्रॉपिंग लगा देता है और उससे अपनी 50% से ज़्यादा इनकम अर्न करता है। ड्राई फार्मिंग में हमने पढ़ा कि ड्राई फार्मिंग में फेलियर क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इनसफिशिएंट रेनफॉल होती है या लेट या अर्ली अराइवल होता है मॉनसून का, लॉन्ग टर्म बारिश नहीं होती बहुत टाइम तक, और कैपेसिटी सॉइल की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, फर्टिलिटी कम हो जाती है। अब मिक्स फार्मिंग पढ़ेंगे। मिक्स फार्मिंग में क्या है, एनिमल आर ऑल्सो रियर्ड अलॉन्ग विथ क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, मिक्स फार्मिंग में एनिमल का भी इंक्लूड होता है एनिमल। मिक्स फार्मिंग बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट 10 to 49% ऑफ द टोटल इनकम शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम रियरिंग ऑफ एनिमल। एनिमल की रियर करने से हमको 10 से 49% इनकम होती है। इट मीन्स दैट द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इज़ प्राइमरी वर्क एंड रियरिंग ऑफ कैटल इज सप्लीमेंट टू इट। प्रोडक्शन क्रॉप का उनका पहला उद्देश्य होता है और सेकेंड होता है मतलब कैटल को रियर करना। द कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप बिटवीन क्रॉप प्रोडक्शन एंड एनिमल रियरिंग इंक्रीज बोथ। इसमें क्या आता है कि क्रॉप का भी प्रोडक्शन हो रहा है और एनिमल का भी रियरिंग हो रहा है, बोथ से हमको इनकम और प्रोडक्टिविटी भी मिल रही है, पैसा भी कमा रहे हैं और प्रोडक्शन भी हो रहा है। यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर प्रिपेयर्ड फॉर एनिमल डंग एड्स टू फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। एनिमल के डंग करने से क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इरीगेटेड फार्मिंग क्या होता है, इंडिया वेल, ट्यूबवेल्स, इरीगेशन कैनाल आर द मेन सोर्सेज ऑफ इरीगेशन। जनरली इरीगेटेड फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरिया रिसीविंग लेस, या जहाँ जिस जगह पर सबसे कम बारिश पड़ती है वहाँ पे इरीगेटेड फार्मिंग करते हैं। तो क्या होता है, इसमें प्रोडक्शन जो होता है क्रॉप का वो इंक्रीज़ हो जाता है ट्रिमेंडसली, एंड ड्यू टू इरीगेशन द लैंड कैन बी यूज टू रेज क्रॉप। इससे क्या होता है कि इरीगेशन करने से लैंड क्या होती है, मतलब इंक्रीज प्रोडक्शन बढ़ता जाता है। मेजर प्रोडक्शन ऑफ इरीगेटेड फार्मिंग आर, इरीगेटेड फार्मिंग के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, पैडी हो गया, शुगर कैन हो गया, वीट हो गया, कॉटन हो गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक तरह का मेथड होता है फार्मिंग का। यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइज़र ऑफ ऑर्गेनिक और कंपोस्ट एंड मैन्योर, ग्रीन मैन्योर, मतलब यहाँ पे वेज प्रोड्यूस जो करते हैं वो वेजिटेशन हर्ब्स यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं। एंड मैन्योर ऑफ, जैसे काउ डंग के यूज इंस्टीड ऑफ सिंथेटिक एंड केमिकल पेस्टिसाइड, काउ डंग का यूज़ किया जाता है सिंथेटिक केमिकल और पेस्टिसाइड्स के लिए यूज़ किया जाता है। वैसे ही ऑर्गेनिक मैन्योर इंक्रीज़ करता है फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, और इनपुट कॉस्ट इज़ ऑल्सो वेरी लॉस। इन पे जो पैसा लगाया जाता है वो बहुत कम होता है, और ये इट है, और इसका ह्यूमन से कोई इफेक्ट नहीं होता है। सो ये तो हमारा था टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। सो आप ये इतना अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो 10th बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू क्लास।